हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज तक अभी तक हम आपके लिए सीयूटी की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए रोजाना डेली बेसिस पर कोई ना कोई चैप्टर डिस्कस करते थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हर एक चैप्टर पे आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाए। बट अब पेपर बहुत नजदीक आ चुका है, तो अब हमें अपने ऊपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हमने इतने दिनों में जो कुछ भी पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद क्या हम सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपका पेपर होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए अब हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर आज हमारा पहला मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले हमने सीयूटी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट था वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में पेपर का लेवल क्या होने वाला है, किस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं, और उसी पेपर के हिसाब से हमने ये पेपर डिजाइन किया है ताकि हम उस लेवल को मैच कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल क्या है? A and B invested ₹8,000 and ₹12,000 respectively in a business. B left the business after 6 months. Find the profit of B if the total profit after 1 year is ₹35,000. तो यहां पर दो व्यक्ति हैं A और B, 8,000 रुपए और 12,000 रुपए मिलाकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। 6 महीने बाद बी चला जाता है। कुल साल का जो मुनाफा है वो आपका 35,000 रुपए है। बी का प्रॉफिट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी। इन्होंने जो भी कैपिटल लगाया होगा और जितने टाइम पीरियड के लिए लगाया होगा उसका रेशियो यहां पर ले लेंगे, और फिर करस्पॉन्डिंग कैपिटल को करस्पॉन्डिंग टाइम से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्रॉफिट का रेशियो आएगा। क्या करना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर देखो, ये 8,000 और ये 12,000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो ये 8,000 रुपए और ये 12,000 रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। यहां पर बी 6 महीने बाद चला गया, इसका मतलब इसने 6 महीने के लिए निवेश किया होगा। हाँ सर, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब यह है कि इसने साल भर यानी कि 12 महीने तक जमा किया होगा। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, डेटा लिख तो लेते हैं, बट अगर हम इस डेटा को यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो है बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं सर, ध्यान से देखो। मैं यहां पर इसको अगर कैंसिल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, 2, और ये बन जाएगा सर 3, है ना। 4 2 जा 4 3 जा, बाकी 3 3 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर इसको कैंसिल करूंगा 6 से तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 1, तो ये बनेगा 2 2 जा 4 और ये बनेगा 3 1 जा 3। तो ये चीज किस चीज का रेशियो आ गया सर, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 7 यूनिट है तो उसमें से 4 यूनिट का प्रॉफिट इसको मिलेगा, 3 का इसको मिलेगा। अब 7 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी गई है सर, 35,000 दी गई है। 35K यानी कि 35,000 दी गई है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 5K। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5K है तो हमसे बी के बारे में पूछा है, और बी क्या है सर, 3 है, तो 3 इंटू 5K करेंगे, 3 इंटू 5K करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 15K यानी कि 15,000। तो आपके सवाल का सही जवाब जो आएगा वो कितना आएगा सर, 15,000। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, 15,000। तो इस सवाल को तो हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये सवाल आ गया। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम सवाल को सिर्फ यहां तक पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 500 मीटर है, वो किसी प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 200 मीटर है उसे पार करने में 10 सेकंड का समय ले रही है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें यहां पर यह पता है कि यार जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और हमें मालूम है कि इस केस में वो अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई कंबाइन पार करेगी, और ये लेंथ अगर वो पार कर रही है तो उसको पार करने में उसको 10 सेकंड का समय लग रहा है। यानी कि हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं, और यहां पर स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ट्रेन की स्पीड होगी। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 500 और 200, और इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा उसको 10,
ऊपर कितना है सर 700, नीचे कितना है सर 10, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा आपका 70। ऊपर वाला डेटा मीटर में था, नीचे वाला सेकंड में था, तो ये मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। अब आपसे बोल रहा है कि वही ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब दोनों ही मूव कर रहे हैं, ट्रेन भी मूव कर रही है, आदमी भी मूव कर रहा है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दोनों ही मूव कर रहे हैं बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, प्लस या माइनस, सर माइनस, माइनस बताया हुआ है, ठीक है सर। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हमें बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा ट्रेन को उस व्यक्ति को पार करने में। टाइम क्या होता है सर, डिस्टेंस, टाइम क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी पार करेगा, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगा तो वो तो अपनी लंबाई पार करेगा, और उसकी लंबाई कितनी है सर 500 है, ठीक है सर। उसकी स्पीड कितनी है सर 70, आदमी की 20, डिफरेंस क्यों किया सर, रिलेटिव स्पीड है। अच्छा, ऊपर वाला क्या है सर आपका मीटर में, ये क्या है सर मीटर पर सेकेंड में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 सेकेंड, यहां पर क्या आ जाएगा सर 10 सेकेंड, यानी कि टाइम जो लगेगा सर वो 10 सेकेंड का लगेगा। यही हमारा सवाल का सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, सिंपल सरल आसान इजी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरह की। चलिए आसान सा सवाल था, है ना, बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने यहां पर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12, 20 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी कितने कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं ये हमें पता है। हम यहां से क्या करने वाले हैं, इनके टाइम का एलसीएम लेंगे, वर्क आ जाएगा, वर्क अपॉन टाइम करेंगे, इफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है सर। ए और बी ने साथ में काम शुरू किया, 5 दिन तक काम किया, फिर चले गए। फिर बचा हुआ काम जो है वो सी ने किया है, तो सी ने जो बचा हुआ काम है उसे करने में कितना समय लिया है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हमने बोला ए बी और सी, ये 12, ये 20 और ये 15, ये हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 60, 60 अपॉन 12 करेंगे तो कितना आएगा सर 5, ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 4। तो ये हो गया सर इतना यूनिट पर डे, है ना, इसकी यूनिट आ गई 5 यूनिट पर डे, ठीक है सर। अब हमने बोला कि सर ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया है, 5 दिन तक काम किया है, फिर दोनों चले गए। फिर सी ने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया है वो पूछ रहा है, और काम है कितना सर 60 यूनिट, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कैसे करेंगे आप, ध्यान से देखो। अब मेरे पास ए प्लस बी कितना होता है सर, ए प्लस बी तो हमारे पास में 5 और 3 8 है, तो 8 5 से कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, तो 40 यूनिट काम तो यहाँ हो गया। सी कितना है सर 40 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 60, तो साफ साफ दिख रहा है कि 40 जो है वो आपके पास 20 है, तो यहाँ से आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 5, यानी कि सी ने बचा हुआ काम करने के लिए 5 दिन का समय लिया होगा, और यही इस सवाल का सही जवाब है। यही इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको? अगर आपने सारे सेशंस देखे हुए हैं जो हम इतने दिनों से रन कर रहे थे, है ना, टॉपिक वाइज, अगर आपने वो सारे सेशन देखे होंगे तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये सवाल आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। बट अगर आपने CUT का जो ऑफिशियल मॉक पेपर देखा होगा तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इसी टाइप के सवाल और इसी लेवल के सवाल पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आप बोल रहे हैं कि राम मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25% एंड देन गिव द डिस्काउंट ऑफ 10% टू ए कस्टमर। फाइंड द प्राइस एट विच ही सोल्ड द आर्टिकल इफ इट्स कॉस्ट इज ₹5000। तो राम नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ा के रखा हुआ है, यानी कि मार्कअप किया हुआ है उन्होंने, एंड देन गिव द डिस्काउंट ऑफ 10%, और फिर उन्होंने उस पर 10% डिस्काउंट देकर कस्टमर को बेच दिया है। आपसे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर उसका कॉस्ट प्राइस, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5000 रुपए है। तो यहाँ पर करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका ये कि भैया 100 रुपये जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपये जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। आपने इसे 25% से क्या किया है सर, मार्कअप किया है, तो 25% से मार्कअप करेंगे तो 125 जो हो जाएगा ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब आप जो भी डिस्काउंट देंगे वो मार्क प्राइस पर देंगे, मार्क प्राइस पे आपने डिस्काउंट दिया है 10% का, तो आपने 10% का यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ये मार्कअप किया था आपने, ये आपका मार्कअप था, ठीक है। अच्छा, इस पे 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 12.5 रुपये का डिस्काउंट देंगे, कम करेंगे तो ये आएगा 112.5, ये आपका क्या आ जाएगा सर, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आपसे इसी सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा जा रहा है और कहा गया है कि ये जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 5000 रुपये।
तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये इसका 50 टाइम्स है। अगर ये इसका 50 टाइम्स हो रहा है तो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ भी हमें 50 टाइम्स करना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि इसके 10 से इसका डेसिमल हट जाएगा तो ये 1125 इंटू 5 हो जाएगा। 5 इंटू 25 होता है 125 का 1 ले लिया, और 55 और एक कितना हो गया सर 56, यानी कि ये हो जाएगा 5625। तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो 5625 होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, टेंशन तो नहीं हो रही है। चल आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा नेक्स्ट सवाल। अब आपसे बोला द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम आर 15 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि आपसे स्पीड ऑफ बोट दी गई है, केवल और केवल बोट की स्पीड दी गई है कितनी 15, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की स्पीड दी गई है कितनी 3 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोल रहा है कि 72 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, उसमें कितना समय लगेगा ये बता दो। तो भैया आप एक चीज ये समझो कि आप 72 किलोमीटर जाओगे, 72 किलोमीटर जाओगे और फिर 72 किलोमीटर आओगे। ठीक है ना, यहां पर आपको कुछ टाइम लगेगा, यहां पर कुछ आपको टाइम लगेगा, वही टाइम आपसे पूछ रहा है। अच्छा, टाइम क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो तो आपकी स्पीड जो होगी वो b माइनस एस होगी, और डाउन स्ट्रीम में आ रहे हो तो आपकी स्पीड जो होगी वो b प्लस एस होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है सर, इसमें b क्या है सर, b 15 है और s आपका 3 है, तो यही आपका टोटल टाइम आपको निकालना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने लिखा सर 72, ये हो गया सर 15 माइनस 3, और यहाँ पर कितना हो गया सर 15 प्लस 3, 15 प्लस 3। तो यहाँ पर कितना होगा सर 72, ये कितना हो जाएगा सर 12, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर 18। ठीक है सर, अब आपको मालूम है कि ये जो बनेगा ये 6 बन जाएगा, और ये जो बनेगा ये 4 बन जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सर 10। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर 10 होगा। ठीक है, कितना होगा सर 10 होगा। तो यही आपके सवाल का सही जवाब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये आपका अप स्ट्रीम का टाइम है, ये आपका डाउन स्ट्रीम का टाइम है। टोटल टाइम आपको कितना लगा ये आपसे पूछ रहा था जाने और आने में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोनो परेशानी नहीं, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली and become rupees 8640 after 3 years. Find the amount invested। यानी कि शुरुआत में आपने कितने पैसे लगाए हैं ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, और आपने 20% के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलकर 3 साल में 8,640 रुपये मिलेगा। यानी कि 8,640 जो है वो आपका अमाउंट है। ठीक है सर, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप ये भी बोल सकते हो कि A इज इक्वल टू P हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 पे पावर टाइम। तो यहाँ पर ये 8640 दिया गया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर 1 प्लस 20 अपॉन 100 कर देंगे आप, और यहाँ पर जो टाइम है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 8640, और ये आ जाएगा सर P, ये कितना आ जाएगा सर 6/5 है ना, 6/5 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करके आप बोल सकते हो कि 8650, 5 का क्यूब 125 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 216 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा देखो 20% आपको मिलेगा ना, यानी कि आपने 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये जमा किए तो 20% के हिसाब से 1 साल बाद आपको कितना मिल जाएगा सर 120। फिर 20% से अगले साल जोड़कर जो आपको मिलेगा, इसका कितना मिलेगा सर 24, इसका मिला आपको 20, तो ये कितना हो जाएगा सर 144। उसके बाद फिर अगर हम 20% इसका जोड़ेंगे तो इसका 20% कितना होगा सर 10% होगा 14.4, तो 20% डबल कर दो 28.8। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0.8 आएगा। ठीक है ना, 144 में 20 जो 144 में आप 30 जोड़ दो, 144 में आप 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा सर 174, 2 कम कर दो 172। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। आपको सवाल में क्या दिया गया है, आपको सवाल में क्या दिया गया है, आपको सवाल में दिया है इसकी वैल्यू कितनी है सर 8640। अच्छा एक बार
थोड़ा सा इसका आधा करके देखो, इसका आधा करोगे तो क्या आपको मिलेगा 86.4, इसका आधा करोगे तो क्या मिलेगा आपको 86.4, हाँ सर मिलेगा। 86.4 का ये क्या है सर, 86.4 का ये क्या है सर, क्या है ये 100 गुना है, 100 गुना है, यानी कि आपने आधा किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये 50 से मल्टीप्लाई किया आपने, सीधी सी बात है। हाँ सर, तो बस यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा सर, 5000 आएगा। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है। यहाँ पर बस रिलेशन आपको समझ में आया, जैसे मैंने क्या बोला कि इसका आधा किया आपने, तो इसका आधा किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली में ये 50 गुना करोगे तभी आएगा ना, तो 50 टाइम्स 1 यूनिट के लिए 50 आ गई, 1 यूनिट के लिए 50 आ गई, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये चाहिए था, है ना, तो हमने बस ये निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी आपको नहीं, बाकी फॉर्मूला था ही आपके पास, उसको भी आप सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब सवाल है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 50 लीटर इज 4:1, 10 लीटर ऑफ mixture is taken out and then 3 liter of milk and 5 liter of water is added. Find the final ratio between milk and water. तो आपके पास 50 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। 10 लीटर आपने उसमें से मिक्सचर निकाला, तो 10 लीटर जब आप मिक्सचर निकालेंगे तो उसमें मिल्क भी होगा, उसमें वाटर भी होगा, और उसके बाद फिर आपने 3 लीटर मिल्क मिला दिया और 5 लीटर पानी मिला दिया। आपसे पूछ रहा है अब फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब ध्यान से समझो इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा सर यहाँ पर मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो 4:1 है, इसका जो टोटल है वो 5 यूनिट है और इस 5 की वैल्यू जो है वो 50 है, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी सर, 10 आएगी। तो ये आपके पास में कितना होगा 10 और ये आपके पास में कितना होगा 40। तो ये 40 लीटर आपके पास दूध है, 10 लीटर आपके पास पानी। अब आपने क्या किया है, 10 लीटर मिक्सचर निकाला है। अगर आप इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालोगे, अगर आपने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाला है तो उसमें दूध और पानी दोनों होगा, तो उसमें दूध और पानी कितना कितना होगा सर, उसमें दूध और पानी कितना कितना होगा सर, ध्यान से देखो, उसमें दूध और पानी कितना कितना होगा, ध्यान से देखो। मैंने कहा जब आप मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता, जो था उसमें और जो निकाला है उसमें, यानी कि जो 10 लीटर निकाला है आपने उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 ही होगा, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 4:1 ही होगा। तो ये कितना है सर 5, 4 + 1 5, 5 किलो 10, 1 किलो 2, यानी कि ये 2 होगा और ये 8 होगा, यानी कि जो आपने मिल्क निकाला होगा उसमें, जो आपने मिक्सचर निकाला होगा 10 लीटर उसमें मिल्क जो होगा वो 8 लीटर होगा और जो दूध पानी होगा वो 2 लीटर होगा, जो पानी होगा वो 2 लीटर होगा। क्या मैंने बोला, आप मिक्सचर में से मिक्सचर निकाल रहे हैं, मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो तो वही रहेगा 4:1, तो अगर आपने 10 लीटर निकाला है तो उस 10 लीटर में 4:1 के हिसाब से 8 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, तो 8 लीटर दूध और 2 लीटर पानी आपका निकल जाएगा। तो इसमें से 8 कम कर लेते हैं, इसमें से 2 कम कर लेते हैं, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर 32 और ये कितना हो जाएगा सर 8, ठीक है सर। अब इसके बाद आपने 3 लीटर मिल्क मिला दिया, तो इसमें 3 लीटर मिल्क मिला दिया और 5 लीटर वाटर मिला दिया, 5 लीटर वाटर मिला दिया। ऐसा करने पे ये हो जाएगा सर आपका 35 और ये हो जाएगा आपके पास 13, और ये ही आपका रेशियो था जो आपसे मांगा जा रहा था, यानी कि 35:13, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता है ना। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होता तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते, बट अभी तो इतना ही हो रहा है, ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि आपके पास में 4:1 में 50 लीटर जो था वो मिल्क और वाटर का मिक्सचर था। आपने बोला 4 और 1 5 होता है, 5 किलो 50 तो 1 किलो 10, तो इस 1 किलो 10 हो गई, इस 4 किलो 40 हो गई। अब आप इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, जब 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो उसमें दूध और पानी का रेशियो 4:1 ही होगा। 4 और 1 5 हो गया, 5 की वैल्यू 10 है, 5 किलो 10 तो 1 किलो 2 हो गई, 4 किलो 8 हो गई, यानी कि 8 लीटर मिल्क और 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है। 8 कम किया, 2 कम किया, जो आया उसमें सवाल के हिसाब से 3 जोड़ दिया और 5 जोड़ दिया, और अब ये रेशियो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, नो दिक्कत, नो दिक्कत। आगे बढ़े बेटा, आगे ओकेज। चलिए अब आपके पास सवाल में आ गया, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब यहां पर समझना यह है कि आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, स्फीयर का। आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, स्फीयर का। वो कितना होता है सर 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 यानी कि 4/3 पाई यानी कि 22/7, और r
क्यूब चाहिए आपको, उसके लिए r चाहिए होगा। और उसने बोला कि जो रेडियस है स्फीयर का, जो रेडियस है स्फीयर का, किसका भैया, रेडियस जो है स्फीयर का वो ट्वाइस है डायमीटर ऑफ सर्कल का, और डायमीटर ऑफ सर्कल आपको 10.5 दिया है, यानी r जो है वो ट्वाइस ऑफ 10.5 है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि 21 है। तो हम यहाँ पर 21 इंटू 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया सवाल। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से ये 21 और ये 21 हमारे जीवन से चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सर 88, और यहाँ पर क्या बचेगा सर 441, ठीक है 441। अब हमें मालूम है कि हमारा जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पर तो 8 आने वाला है, क्योंकि 8 1 जा 8 होता है, तो यहाँ तो 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। और नहीं तो आप इसको ऐसे कर लो कि यार ये 441 है और ये 88 है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 3 35, फिर इसको रिपीट कर दो और इसको जोड़ दो, इसको क्या कर दो, जोड़ दो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, तो 38808 ऐसे भी आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपसे बोलो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ आदित्य एंड हिज मदर इज 20 ईयर्स। तो आदित्य हैं और उनकी माता जी हैं, ठीक है, उनकी माता जी हैं, उनके बीच में 20 साल का अंतर है, यानी कि अगर ये x का है तो ये x + 20 होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये प्रेजेंट एज आ गई सर, है ना। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी सर, x + 5, ये हो जाएंगे सर x + 25। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, है ना। आपसे बोला द एज ऑफ हिज मदर विल बी ट्वाइस ऑफ आदित्य एज, यानी कि यहाँ पर इसका ट्वाइस करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है, ठीक है। आपसे बोला प्रेजेंट एज ऑफ आदित्य बताइए, यानी x किलो बताना आपको। मैंने कहा 2x में से x जाएगा तो x आएगा, ये 10 है वो 25 है, 25 के बाद 10 जाएगा तो कितना बचेगा 15, यानी x किलो 15 आ जाएगी, तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। हमने प्रेजेंट एज इसकी x मानी 20 साल ज़्यादा, ठीक है, 5 साल बढ़ाया, 5 साल बढ़ाया, अब ये जो एज है वो इसका डबल होगी, इसलिए यहाँ पर ट्वाइस कर दिया, सॉल्व किया, x निकालना था, x यानी कि आदित्य की एज निकालनी थी, आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को हटाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आ गया आपके पास में, आपसे बोला ए मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज सैलरी बिटवीन हिज 3 चिल्ड्रन A, B and C in the ratio of 547 respectively. If the amount received by C was ₹34300, then find the total amount the man had. तो एक व्यक्ति है, उन्होंने अपनी आय अपने तीनों बच्चे A, B, C के बीच बांटी है 547 के रेशियो में। सी को कितना पैसा मिला ये भी बता दिया है, आपसे पूछ रहा है उस व्यक्ति के पास कितनी पैसे थे, यानी कि उसकी सैलरी क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसके बीच में जो रेशियो है वो आपके पास कितना है 5, 4 और 7 है। इस 7 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 34300। तो मुझे साफ साफ यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसका 49 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा, हाँ सर, और ये 2 0 भी लगा है, हाँ सर, और हमें इस टोटल की वैल्यू चाहिए 5 4 9 और 7 16, यानी कि हमें 16 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 4900, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले देखो 16 × 49 × 100 ऐसे कर लें, हाँ सर कर लो। अब ये 16 लिखा है, इसको लिखा मैंने 50 - 1 × 100। अब ये 16 × 50 जो होगा ये कितना होगा सर आपका 800, 800 में से 16 जाएगा तो ये कितना आएगा सर, इसके आगे 2 0 और लगाने, तो 800 में से अगर 16 जाएगा तो ये कितना बचेगा सर आपके पास में 784, 784 और 2 0 और लग जाएंगे तो 78400, 78400, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें, समझ में आ रहा है ना। तो ये 547 के रेशियो में बांटा है, 7 की वैल्यू पता है, 16 की वैल्यू पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे, द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1, फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर, है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है जो हमने एवरेज में पढ़ा हुआ है। अगर आपने एवरेज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, उसमें शुरुआत में ही दूसरे तीसरे सवाल में ही हमने ये सब चीजें सीख ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारा जो तरीका है वो देखिए। यहाँ पर हम बोलते हैं सर 25 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज है वो 16 ईयर्स है, ठीक है। अब इसमें एक
टीचर आई हैं तो प्लस किया, और उनके आने से एवरेज जो है वो 1 साल से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर +1 किया, तो यहाँ पर हो गया 17। अब प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, क्या प्लस करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 1 कितना होगा सर 25, यहाँ पर 1 है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सर 42, यानी कि जो टीचर की एज है वो 42 है, यानी कि यहाँ पर जो आदमी होता है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तो टीचर है, तो टीचर की एज कितनी है सर 42, ठीक है। अब जो बच्चे इस मेथड को नहीं जानते हैं, जो बच्चे इस मेथड को नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं मालूम है आपको, वो बोलते हैं कि सर यहाँ पर 25 स्टूडेंट है ना, 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, उनकी एज का हमने टोटल कर दिया और उसको 25 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया सर 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इन 25 के साथ साथ एक टीचर को भी ले लिया, एक टीचर को भी ले लिया, तो अब कितने लोग हो गए सर 26 लोग हो गए, और ऐसा करने से एवरेज जो है वो 1 से बढ़ गया, यानी कि 17 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल है वो 25 × 16 है, तो ये जो चीज़ है ये कितनी आ जाएगी सर 25 × 16 प्लस टीचर की एज इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 17, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको टीचर की एज आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इसमें कैलकुलेशन और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इसमें आप मेंटली भी कर सकते हो, ये मैंने आपको क्लास में बहुत बार रिवाइज करवाया है, पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो है, अगर आप वो पूरा एवरेज का वो वीडियो देखते हो तो आपके पूरे एवरेज के सारे सवाल जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, वैभव स्कोर्ड 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 32 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। Ravi scored 40 marks and got 28 marks more than the passing marks. Find the passing marks that can be scored in the exam. तो आपसे बोल रहा है एक वैभव नाम का स्टूडेंट है जिसको मैक्सिमम मार्क्स के 25% मिल रहे हैं, फिर भी वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। कितने नंबर से फेल हो रहा है, 32 नंबर से फेल हो रहा है। और एक रवि नाम का बच्चा है जिसको मैक्सिमम मार्क्स के 40% मिले हैं, बट वो 28 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है पासिंग मार्क्स से। आपसे पूछ रहा है पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सवाल जो है ये हमने अपनी क्लास में करवाया हुआ है, आप एक बार कोशिश करके देखिए, ठीक है। ये सवाल जो है ये हमने जब परसेंटेज का सेशन लिया था, पहला सेशन परसेंटेज का हुआ था, फिर प्रॉफिट लॉस का हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो उसमें आपको इस तरह के सवाल मिले होंगे, ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जितने भी सेशंस हो चुके हैं, चाहे वो टाइम स्पेंड डिस्टेंस का हो, एवरेज का हो, रेशियो का हो, वो सारे सेशन ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, लंबे वीडियोज़ हैं, और पूरा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करवाया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर बच्चों की तरह करना है तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिया m है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मैंने मान लिया कि कितना है m है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स का जब 25% मिल रहा है किसी बच्चे को, तो वो फेल हो रहा है 32 मार्क्स से, यानी कि हम उसको 32 नंबर दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। वहीं पर एक बच्चे को 40% मार्क्स मिल रहे हैं, तो 40% मार्क्स मिल रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स के, ठीक है, और वो 28 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है पासिंग मार्क्स से, यानी कि इसमें से 28 कम करेंगे तो भी वो पास हो जाएगा, यानी कि पासिंग मार्क्स के बराबर मार्क्स उसके आ जाएंगे। अब ये दोनों ही चीज़ें पासिंग मार्क्स के बराबर हैं, 25 को उसके पास भेजेंगे 40 के पास, तो ये आ जाएगा सर 15% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर 28 और 32 ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा सर आपका 60। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो आएगा वो आएगा सर 60/15%, 15%, तो ये आ जाएगा सर 60 × 100, है ना, परसेंटेज वाला 1/100 ऊपर चला जाएगा, और ये आ गया सर 15, तो 15 से ये जाएगा सर 4 बार, तो ये आ जाएगा सर आपका 400, यानी कि ये आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। तो मैक्सिमम मार्क्स भी इस सवाल में पूछा जा सकता था, बट आपसे पूछा नहीं, आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है सर कि पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है या तो वो वैल्यू निकालनी है, दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना के आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे सर ये जो 400 है इसका 25% यानी कि 1/4 कर दो, है ना, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, और इसमें फिर क्या जोड़ दो, 32 जोड़ दो, तो ये 100 और 32 जोड़ने पे कितना आएगा सर, 132 मार्क्स में आएगा, और यही आपका पासिंग मार्क्स है, यही आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 25% का मतलब बताया हुआ है क्लास में कि 25% का मतलब क्या होता है सर, 25/100 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा सर, 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो 100 का 1/4 करेंगे तो 100 आएगा, 100 + 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा, तो यही हमारा क्या है, पासिंग मार्क्स है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल करते हैं।
अब नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या आ गया, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। तो एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया सेम है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर लेस, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो स्क्वायर की साइड से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जबकि लेंथ ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो स्क्वायर की साइड से 6 सेंटीमीटर कम है। आपसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा गया कि क्या होगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड a है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ l है और ये ब्रेथ b है। तो ये जो है a स्क्वायर और ये जो है l इंटू बी, ये आपस में बराबर है, ऐसा कहा गया है। बट यहाँ पर l के बारे में जानकारी है कि l जो है वो इसके किसी एक साइड से कितना है भैया, 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि ये जो है ये a प्लस 8 है, और ये जो है इसकी साइड से 6 कम है, तो ये a माइनस 6 है, और ये सामने कितना है सर, a स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 8a माइनस का 48, और यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, काटा पिटी मचाओगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 2a, तो ये सामने आ जाएगा 2a और यहाँ पर आ जाएगा 48। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि a की जो वैल्यू है वो 24 है, a की जो वैल्यू है वो 24 है। अगर a की वैल्यू 24 है तो लेंथ कितना होगा सर, 24 प्लस 8 यानी कि 32 हो जाएगा, और ब्रेथ जो हो जाएगा सर वो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6 यानी कि 18 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है सर, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो आप लिखोगे यहाँ पर ट्वाइस एल कितना है सर 32, और ये है आपका 18, यानी कि 50 का डबल यानी कि 100। तो आपका जो आंसर आएगा यानी कि पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा सर, 100 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए एक बार देखिए इसको अच्छे से, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा हमने किया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल हैं और रिलेवेंट सवाल हैं। इसी टाइप के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बोल रहा है 25 लीटर of a mixture contain alcohol and water in the ratio 1:4. Okay, if 5 liter of water is mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be, है ना, new mixture will be। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो, 25 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। तो एल्कोहल और वाटर, ठीक है, रेशियो 1:4 दिया गया है, और इसका जो टोटल है वो कितना है सर, 25 लीटर है। मैंने कहा 1 और 4 कितना होता है, 5, 5 किलो 25, तो 1 किलो कितनी हो गई सर, 5 हो गई। तो ये आपके पास में 5 लीटर है और ये आपके पास में कितना है, 20 लीटर है। ठीक है सर, अब आपसे क्या बोल रहा है, 5 लीटर वाटर इज मिक्स्ड, आपने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो ये तो हो गया सर आपका 25 लीटर। एल्कोहल तो अभी भी उतना ही है, तो अब आपके पास जो नया सोल्यूशन है वो कितना हो गया सर, नया सोल्यूशन हो गया आपके पास में 30 लीटर, है ना, 30 लीटर। उसमें से एल्कोहल कितना है, उसमें से एल्कोहल तो 5 लीटर है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, यहाँ से मिलेगा 1/6 इंटू 100। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 16.66% एल्कोहल का परसेंटेज हो जाएगा। यही पूछा था क्या, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर तो 30 लीटर का है, उसमें से एल्कोहल तो अभी भी 5 है, तो 1/6 इंटू 100 यानी कि 16.66, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब। ठीक है बेटा, सिंपल परसेंटेज का सवाल, रेशियो का एप्लीकेशन और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, स्टूडेंट गोज टू कॉलेज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 12 मिनट्स लेट। इफ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर ही इज 15 मिनट्स लेट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज कॉलेज एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने जब ये सवाल किया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब लेट लेट हो या अर्ली अर्ली हो, यानी कि सेम सेम हो, सेम सेम है ना, ये सेम सेम हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है सर, और जब लेट अर्ली हो या अर्ली लेट हो, यानी कि एक ही चीज़ है ये, है ना, कि भैया आप इतनी स्पीड से जा रहे हो तो लेट हो रहे हो, इतनी स्पीड से जा रहे हो तो अर्ली हो, मतलब जल्दी पहुँच रहे हो। जब ये वाला केस होता है जिसमें हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब ये डिफरेंट होते हैं, जब ये डिफरेंट होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सर, सम करते हैं। क्या मतलब है सर इसका, ये आपने क्या समझाया, जो बच्चे नए हैं उनको लग रहा होगा सर ये सेम है तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंट है तो सम करेंगे, क्या मतलब है इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे भैया एक दिन आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, तो इस दिन आप क्या हो रहे थे, 12 मिनट लेट हो रहे थे, 12 मिनट आप क्या हो रहे थे, लेट हो रहे थे।
और फिर दूसरे दिन जब आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे तो आप 15 मिनट जो है वो आप अर्ली पहुंच रहे थे, 15 मिनट आप अर्ली पहुंच रहे थे। यही हो रहा था? हाँ सर, हो रहा था। अब यहां पर ये जो है ये किस चीज का रेशियो है? ये तो सर स्पीड का रेशियो है। अच्छा, आप इस स्पीड से जाओ या इस स्पीड से जाओ, आप जा तो रहे हो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्कूल ही जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट से अपने कॉलेज ही जा रहे हो, मान लो अपने घर से आप कॉलेज जा रहे हो, तो वो तो चाहे किसी भी स्पीड से जाओ डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। हाँ सर, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, यानी कि दोनों केसेस के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसका उल्टा करोगे तो टाइम का आ जाएगा, ये बताया हुआ है। तो ये जो रेशियो है किस चीज का सर? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा सर? 8 और 5 का आएगा। अच्छा, अब यहां जो टाइम लग रहा है और यहां जो टाइम लग रहा है, इसका जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट है। वो कितना है सर? 3 यूनिट है। ठीक है सर। और ये जो 3 यूनिट है ये कैसे निकलेगा? वो यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा। अब यहां पर ये क्या है सर? लेट और अर्ली डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट में क्या करते हैं सर? सम करते हैं, सम करते हैं, यानी कि 12 और 15 का सम कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कि 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर? 9 होगी, यानी कि 9 मिनट होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 9 यानी कि 72 मिनट्स होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको 72 मिनट का समय लगता है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप बोलोगे सर जो भी आपकी स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइम आपने मिनट में लिया है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो 5 से ये जाएगा 12, 5 से ये जाएगा 12 बार और 12 से ये जाएगा 6 बार। तो ये आपका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। आपका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 6 किलोमीटर। अब आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं, जिनको बेसिक नहीं पता है कि सर ये जो लेट था, अर्ली था, डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, तो आपने सम किया, ये क्या लॉजिक है इसका? जैसे मान लो आपको पहुंचना है 9 बजे, है ना, आपको पहुंचना है 9 बजे, तो एक बार आप 12 मिनट क्या हो रहे हो? लेट हो रहे हो, यानी कि आप 9:12 पे पहुंच रहे हो, है ना, इसका मतलब यही है। और एक बार आप 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, यानी कि आप 8:45 पर पहुंच गए। तो मैं बोलो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? कितने मिनट का अंतर है? तो आप बोलोगे 15 और ये 12, यानी कि 27 मिनट का अंतर है। हाँ सर, है ना। तो यहां पर जो टाइम था ये तो स्पीड था, स्पीड का उल्टा किया टाइम आ गया। यहां पर जो टाइम है उसका जो डिफरेंस है 3 मिनट, वो वैल्यू कितनी होगी सर? 27 के बराबर होगी, है ना। तो वो हमने ऐसे सोच के भी निकाल सकते हैं, है ना। हमने मान लिया कि इतने बजे पहुंचना था तो लेट पहुंचा, अर्ली पहुंचा, इसके बीच का टाइम निकाल लो, है ना, डिफरेंस निकाल लो। या तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये लेट है और ये अर्ली है तो ये अलग अलग है। लेट लेट सेम होता है, अर्ली अर्ली सेम होता है, लेट अर्ली डिफरेंट होता है। तो जब डिफरेंट होता है तो सम करना है, सम करना है। तो 12 और 15 का सम कितना हो गया? 27 हो गया। तो 3 किलो 27, तो 1 किलो 9 हो गई, तो 8 किलो 72 मिनट्स हो गई। अब 72 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 72/60 करेंगे तो ये आवर्स में आ गया। स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे जो कि किलोमीटर पर आवर में है, तो यहां पर डिस्टेंस आ जाएगा आपका किलोमीटर में। और यही पूछ रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कॉलेज की दूरी कितनी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये हटाते हैं। अब यहां पर ये आ गया कि द रेशियो बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट and the speed of current is 7:1. The ratio between the upstream speed of boat and the speed of current is 7:1. If the boat can cover 70 km upstream in 5 hours, then find the distance it can cover running downstream in 5 hours. है ना, running downstream in 5 hours. अब यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा था रेशियो बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 7:1। तो यहां पर अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है सर? अपस्ट्रीम स्पीड होता है सर B-S, और स्पीड ऑफ करंट क्या होता है सर? S। इसका रेशियो कितना है सर? 7:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? B-S इज इक्वल टू 7S। तो यहां पर B इज इक्वल टू कितना आएगा सर? 8S। तो B और S के बीच में एक रिलेशन आ गया सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहा है कि बोट कैन कवर 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 70 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, 70 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, और इसको कवर करने में कितना लग रहा है सर? आपको 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है सर। तो किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा सर? स्पीड आ जाएगा। कौन सी स्पीड आ जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है सर? B-S होती है। ठीक है सर। तो ये तो सॉल्व करने पे कितना आएगा सर? 14 आ जाएगा, 14 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। अब मैंने बोला B-S में B की वैल्यू कितनी है सर? 8S है। तो यहाँ पर अगर 8S - S करेंगे तो कितना आएगा? 7S। तो 7S आपके पास में 14 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब S की वैल्यू अगर 2 किलोमीटर पर आवर है तो B की वैल्यू कितनी होगी सर? इसका 8 गुना, तो ये कितना हो जाएगा सर? 16 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है सर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस इट कैन कवर रनिंग डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम में आप समझो, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी सर, b प्लस एस होगी, इंटू टाइम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा जो आपसे मांग रहा है ना। तो आपने बोला सर b प्लस एस कितना होगा सर, 16 और 2 18, 16 और 2 कितना हो गया सर 18, और टाइम बोल रहा है 5 घंटे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा सर 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, पक्का क्लियर है, सिंपल है, आसान है, इजी है, चल सकते हैं बेटा आगे, चलें, नो दिक्कत, ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है, द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन एंड 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 96। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट इवन नंबर एंड लोवेस्ट ऑड नंबर अमंग देम इफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 4। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि भैया 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हैं और 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 96 है। आपसे बोल रहा है जो हाईएस्ट इवन नंबर है और जो लोवेस्ट ऑड नंबर है उसका डिफरेंस बताओ क्या होगा अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 है तो मैंने कहा यार देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर उसने 4 दे दिया मेरे को ना, स्मॉलेस्ट इवन नंबर उसने मुझे 4 दे दिया है। ठीक है सर, यहाँ पर लिख लेते हैं इवन नंबर और यहाँ पर लिख लेते हैं ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर उसने 4 दे दिया और इवन नंबर है कितने, इवन नंबर है कितने 5 हैं। तो ये 4 हो गया, तो ये 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12, यही हो सकता है, यही हो सकता है, हाँ सर यही हो सकता है। ऑड नंबर बोल रहा है कितने सर, 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स मैंने ले लिए x, फिर ये हो जाएगा सर x प्लस 2, फिर ये हो जाएगा सर x प्लस 4 और ये हो जाएगा सर x प्लस 6। ठीक है सर, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट इवन नंबर, हाईएस्ट इवन नंबर क्या है सर आपका ये है, और लोवेस्ट ऑड नंबर, लोवेस्ट ऑड नंबर आपका ये होगा, यानी कि आपको 12 माइनस एक्स करके बताना है कि क्या होगा, यही पूछा है आपसे, हाँ सर ठीक है सर। दूसरा आपको इनका सम दिया है, इनका और इनका सम दिया 96, तो आप इनको जोड़ लो। तो जब आप इनको जोड़ोगे ध्यान से देखो क्या मिलेगा आपको, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, 16 16 32, 32 और 8 कितना हो गया 40, तो यहाँ पर लिखा 40। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 6 2 8 और 4 12, और ये कितना है सर 96 है। तो 4x जो है वो कितना हो सर 96 माइनस 52, तो 6 में से 2 गया 4 हो गया, ठीक है, 9 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि 11 आएगी। अगर x की वैल्यू 11 आएगी यानी कि ये 11 हो गया। आपको 12 और 11 का डिफरेंस निकालना है, 12 और 11 का डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है 1 है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है 1 है। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, जैसा जैसा पूछा है वैसा वैसा मैंने किया है। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मानने थे, उसमें से सबसे छोटा वाला इवन नंबर दिया था तो 4 6 8 10 12 ये निकाल लिया। ऑड नंबर 4 हैं तो मैंने x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 क्योंकि दो का गैप होता है। आप बोल रहा है कि इन सब का जो सम है वो सम 96 है तो मैंने सबको ऐड कर दिया, वहां से x निकल गया। आपसे बोल रहा था कि हाईएस्ट इवन और लोवेस्ट ऑड का डिफरेंस बताना है, यानी 12 माइनस एक्स बताना है, जो कि हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। In a family, the average age of a father and a mother is 33 years. The average age of father, mother and their only son is 25 years. What is the age of the son? बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, है ना। एवरेज में तो हमने इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का सवाल ही किया है कि कुछ साल पहले, है ना, कि हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज थी वो ये थी, है ना, और अभी प्रेजेंट में उनके हस्बैंड वाइफ और बेटी की एवरेज इतनी है, तो बताओ बेटी की करंट एज कितनी है। ये तो बिल्कुल सीधा सवाल है, वो तो इससे थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था। यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया कि फादर और मदर यानी कि 2 लोग हैं, इन 2 लोगों का एवरेज एज कितना है सर 33 ईयर्स है। तो इन 2 लोगों का 33 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा सर 66 हो जाएगा। ठीक है सर, अब फादर मदर और सन हो गए, 3 लोग हो गए, तो 3 लोग हो गए, इनका जो एवरेज है वो 25 दिया है, और एवरेज अगर 25 है तो सम कितना होगा सर 75 होगा। सम कितना होगा सर 75 होगा। मैंने कहा 2 लोगों का सम 66 है, 3 लोगों का सम 75 है, यानी कि इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो एक है उसकी एज आ जाएगी, जो कि कितना आ रहा है 9 ईयर्स आ रहा है, यानी कि जो सन है उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी 9 ईयर्स होगी। तो सन जो है भैया वो 9 ईयर्स का है। ठीक है, बेटे की एज कितनी है 9 साल है। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है ना, आसान सा सवाल है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से हमें
टाइम और ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग ए मैन इन 10 सेकेंड्स, फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 60 मीटर। हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेन जो है उसकी स्पीड दी गई है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बोला सर स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है सर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई सर। अब वो बोल रहा है कि उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है सर, 10 सेकंड लग रहा है। ये किसको पार करने में ले रहा है ये सर, एक व्यक्ति को पार कर रहा है। तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लंबाई पार करती है, अपनी लंबाई पार करती है। तो हमें ट्रेन की स्पीड पता है और कितना समय लग रहा है ये भी पता है, तो हम यहाँ से ट्रेन का लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना होगा सर, स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू टाइम, स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू टाइम। अब स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है सर हमारे पास 10, ये भी कितना है सर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 100, तो ये आ जाएगा सर 100 मीटर, ये आ जाएगा 100 मीटर। अब आपसे बोल रहा है कि वही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो अगर भैया ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, हाँ सर। और किस स्पीड से पार करेगी सर, अपनी स्पीड से पार करेगी, तो उसे कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 160/10 होगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 16 सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा 16 सेकेंड। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर, डी ऑप्शन, यानी कि 16 सेकेंड्स, ठीक है। सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, है ना, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन भी यूज़ हुआ है। किलोमीटर पर आवर से देख लो, यहाँ पर अगर आपको किलोमीटर पर आवर से आना है मीटर पर सेकेंड पर, आपको इस तरफ आना है तो आपको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 5/18। और अगर आपको इधर से इधर आना है, आपको इधर से इधर आना है तो आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5, ठीक है 18/5। बात समझ में आ रही है आपको, है ना, 5/18 और 18/5। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज के जीवन काल का आखिरी सवाल करते हैं। 2 equal sums were borrowed at 8% per annum for 2 years and 3 years respectively. The difference in the interest was ₹96. Find the sum borrowed. अच्छा, यहाँ पर ना जब तक ये ना बोला जाए कि सवाल किस पर आधारित है, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानकर चलना है, ठीक है। अगर उसने बोला है कि सिंपल है तो बहुत अच्छी बात है, कंपाउंड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोल रहा है तो फिर सिंपल ही मानना है उसको। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है, ठीक है सर। तो प्रिंसिपल पे मिलता है तो कैसे मिलता है सर, आपको हर साल सेम मिलेगा अमाउंट, हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो पहले साल भी 8% मिलेगा, किसका, प्रिंसिपल का, दूसरे साल भी 8% मिलेगा, किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से सोचा कि अगर मुझे 8% मिल रहा है 2 साल के लिए, तो 8% पहले साल, 8% दूसरे साल, तो कुल मिलाकर मुझे 16% मिल जाएगा 2 साल में, हाँ सर, सेम सम पर, हाँ ना, यानी उस जो प्रिंसिपल उसका 16% मिल जाएगा। बट अगर मुझे 8% मिल रहा है 3 साल तक, पहले साल 8, दूसरे साल 8, तीसरे साल 8, तो कितना होगा सर 24%। 24% किस पर मिलेगा सर, उसी प्रिंसिपल पर मिलेगा, उसी प्रिंसिपल पर जिस पे 16% मिल रहा था। तो एक्चुअली में ये जो है ये डिफरेंस आ गया है ना, ये डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस कितना आ गया सर आपका 8% का आ गया। तो ये जो 8% है यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 96 रुपए का, यानी 8% किसके बराबर है सर, 96 के बराबर है ना, 96 के बराबर। तो 1% किसके बराबर है सर, 12 के बराबर है। अगर 1% 12 के बराबर है तो 100% कितना होगा सर आपका 1200 के बराबर होगा। ये 100% का मतलब क्या है सर, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल जिस पे आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा था। आपको 8% किस पे मिल रहा था, प्रिंसिपल पे मिल रहा था। तो 100% अगर प्रिंसिपल होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है सर 1200। तो यही आपके सवाल का क्या है, जवाब है। अब कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो बोलते हैं सर ये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, टाइम जो है वो 3 साल है, और अपॉन यहाँ पर 100 कर दिया, फिर माइनस करेंगे P इंटू 8, यहाँ पर 2 साल है और यहाँ पर 100 है, इसका डिफरेंस यहाँ पर 96 दिया है। और इसको सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं इसको, है ना, इसको भी सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। 24 और 16 का अंतर कितना होगा सर 8P। और ये जो 100 है ये बेस कॉमन लेके वहाँ भेज दिया, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 100। तो 8 से जाएगा ये 12 बार, तो P किलो कितनी आएगी 1200। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ये वाला अप्रोच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका टाइम बचेगा और ये सब चीज़ें आप मन ही मन में कर भी सकते हो।
इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए आप बिना लिखे भी कर सकते हो कि 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 24 और 16 का अंतर 8, 8 किलो 96 यानी कि 12 टाइम्स हो रहा है, तो 100 इंटू 12 करेंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा। तो आप मन ही मन में ये सवाल कर सकते हो अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर का लेवल ठीक लगा होगा, रिलेवेंट लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपने पुराने सारे सेशंस देखे हुए हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे छोटे छोटे चंक्स में डेली बेसिस पे, तो आपको इस पेपर में वो डिफरेंस आपने अपने अंदर महसूस किया होगा कि हाँ यार अब सवाल अपने से बन रहे हैं। साथ ही साथ आपने जो एक्चुअल मॉक पेपर पब्लिश किया है सीयूईटी ने, अगर वो देख लिया है, उसका सोल्यूशन देख लिया है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यार जो सवाल थे वो सारे के सारे रिलेवेंट थे। इसी टाइप के सवाल हमें पेपर में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे एग्जाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सारा जो कंटेंट है वो हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमेटिक तरीके से वेल रिसर्च कंटेंट है ना, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बताई जाती ताकि आप ये बात आगे भी पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को पता चले कि ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से बहुत प्यार से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फैकल्टीज़ हैं, ये हमारी टीम है और आपको सिर्फ टॉपिक का नाम डालना है ना, जो भी पढ़ना है आपका उसका टॉपिक का नाम डालिए, एंटर दबाइए, आपके सामने सारी की सारी जो है प्लेलिस्ट खुल जाएगी, है ना। और सारा जो कंटेंट है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको भी इन वीडियोस का हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी सवाल में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।